है प्रगति विचार हिंदी में, और ये स्पेशल ओकेजन द प्रगति विचार हिंदी में सेशन आयोजित किया गया है फ्रंटलिस्ट मीडिया के द्वारा। तो आज हम प्रगति विचार हिंदी दिवस में हम अब दिखाएंगे कि हिंदी भाषा हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और हम भारतवासी हिंदी भाषा को कितनी ज्यादा अहमियत देते हैं और हमेशा ही हमारे दिल में रहेगी, क्योंकि हिंदी भाषा ही हमारी पहचान और इससे हमें कोई जुदा नहीं कर सकता है। सारी भाषाएं होंगी पर लेकिन हिंदी भाषा का एक अपना ही अलग स्थान है हम सबकी जिंदगी में। तो ये हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हर एक इंसान के लफ्ज पैदा होने पर ही वो बोलना शुरू कर देता है। और इंग्लिश तो हम सीखते हैं बट हिंदी तो हमारी खुद की भाषा है, और इसी का हम प्यार आज सबके सामने दिखाना चाहेंगे। और इसी को आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने सारे पैनलिस्ट को परिचय देना चाहूंगी। तो पहले हमारे साथ है ईरा टक। ईरा टक लेखक और फिल्मकार है। बीकानेर में जन्मी ईरा टक BSc MA इतिहास और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया है। जयपुर की ईरा वर्तमान में मुंबई रहकर अपनी रचनात्मक यात्रा में लगी है। वे भारत में हिंदी ऑडियो स्टोरी की दुनिया में लेखक के रूप में जाना पहचाना नाम है। अभी हाल ही में पेंगुइन रैंडम हाउस हिंदी पॉकेट बुक से उनका नॉवल लव ड्रग रिलीज हुआ है। उनकी लेखी यात्रा में पड़ाव है 3 काव्य संग्रह, अनछुआ खुआ, मेरे प्रिय, कैनवस पर कहानी संग्रह, रात पहेली नॉवल, लव ड्रग, रिस्क, @इश्क, मूर्ति ऑडियो नॉवल, स्टोरी टेल, गुस्ताख इश्क, प्यार के इस खेल में ऑडियो बुक्स, मेरे हमनसब, ये मुलाकात एक बहाना है, किलर ऑन हंट, रिजर्व सीट, पटरी पर इश्क, रंगरेज पिया आदि स्टोरी टेल। लाइव लेसन बुक्स, लाइव सूत्र और RX लव 366। फिल्म मेकर के रूप में चार शॉर्ट फिक्शन फिल्म्स, फ्लर्टिंग मैनिंग, डबल टर्न, इवन द वाइल्ड नोज और रेनबो उनके खाते में दर्ज है। इस समय वो बॉलीवुड में स्क्रिप्ट राइटिंग लेखन कर रही हैं। चित्रकार के रूप में वे 10 साल एकल प्रदर्शनी कर चुकी हैं। 10 कर चुकी है। आई होप ईरा मैम मैंने आपका इंट्रोडक्शन सही दिया हो, और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते तो आप कर सकती हैं। धन्यवाद। थैंक यू ज्योत्सना। ओके, तो नेक्स्ट पैनलिस्ट है हमारे साथ भूमिका द्विवेदी। भूमिका द्विवेदी अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत साहित्य गहन अध्येता है। हिंदी साहित्य रचना जगत में वे एक बहुचर्चित, प्रशंसनीय और प्रतिष्ठित नाम है। लेखिका का इलाहाबाद और लखनऊ दूरदर्शन केंद्र सहित आकाशवाणी इलाहाबाद में एक अतिथि कलाकार के रूप में लगभग 10 वर्षों का जुड़ाव है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रवास के दौरान वो थिएटर जगत की भी सक्रिय भागीदारी रही है। उर्दू और हिंदी साहित्य के दिग्गज हस्ताक्षर उपेंद्र नाथ अक्ष की पुत्र वधू और विशिष्ट साहित्यकार नीलाम इश्क की पत्नी भूमिका में करीब 1 दशक से दिल्ली में रहकर अष्ट रचना संसार को गौरवशाली परंपरा और लगातार गंभीरता से आगे बढ़ाती रही है। हिंदी साहित्य जगत की लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में स्त्री विमर्श समेत विविध और बहुरंगी विषयों पर निरंतर वो लिखते गए हैं। उनका मेन जो लेखन है वो विमेन एम्पावरमेंट पर है। उन्होंने उनकी 22 उपन्यास पब्लिश वर्क है, 10 नॉवेल्स, 4 स्टोरी कलेक्शन, और उन्होंने कुछ मेमोइर्स और इंटरव्यूज भी लिखे हैं। वो मेनली थिएटर से जुड़ी हुई है और दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो से। तो भूमिका मैम, मैं आशा करती हूँ मैंने आपका सही परिचय दिया है। अगर आप एक परिचय ये देती कि हिंदी की राइटर हैं बस, और वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करेंगी, इतना ही काफी। तो हमारे साथ है मौमिता बागची। लेखिका मौमिता बागची कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज, अभी यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में MA है। उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से B.Ed भी किया है। साथ ही वे प्रशिक्षित हिंदी अनुवादक और कंटेंट राइटर भी है, और 2 सहकारी संगठनों के राजभाषा विभाग में इनका कुछ वर्षों तक कार्य करने का अनुभव भी है। 1 साल तक उन्होंने एक स्कूल में भी पढ़ाया है
और आजकल स्वतंत्र लेखन करती है। स्टोरी मिरर, प्रतिलिपि, मॉम्स प्रो जैसे हिंदी लोगों में वे नियमित रूप से लिखती हैं। इनकी पहली प्रकाशित पुस्तक कुछ अनकहे अल्फाज कुछ अधूरे ख्वाब 2019 में प्रकाशित हुआ है। वेलकम मोमिता मैम। अब आखिरी पैनलिस्ट बचे हैं पूनम पनाश्री। हिंदी में स्नातक और संस्कृत में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर चुकी लेखिका पूर्णश्री दुनिया की नजरों में एक सामान्य स्त्री है, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं। उनका गृहस्थ जीवन ही उनके लेखन का हमसफर है। सामान्य स्त्री जीवन पर आधारित कहानी संकलन संभवतः उनकी अगली रचना होगी। शहर की तेज रफ्तार से बेचैन होकर पूर्णश्री जब जब प्रकृति के नजदीक जाती है तो सुकून पाती है। पर्यावरण में हो रहे बदलाव को विचलित करते हैं, अतः वह अपने लेखन के जरिए पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक असमानताओं जैसे मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्न करती है। जलयुक्त जीवन, प्रदूषण मुक्त भारत और साफ सफाई मन को भाती बीमारी से हमें बचाती जैसे स्लोगन कई अभियानों का हिस्सा बन चुके हैं, मूवमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। इनका एक कविता संग्रह कविता कानन के नाम से प्रकाशित हो चुका है और इनकी रचनाएं निरंतर अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। वेलकम मैम, वेलकम पूनम मैम। Hi, thank you, Josna. Thank you so much everyone for coming today. So हमारा टॉपिक है आज का मेरी आवाज मेरी पहचान। तो आज हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम हिंदी भाषा का महत्व भी बात करेंगे। तो मैं अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करती हूँ। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता एक ही पहलू है, पर लेकिन ये एक दूसरे से थोड़े से अलग है। क्या आप महिला सशक्तिकरण के वास्तविक अर्थ के बारे में विस्तार से आज सभी ऑडियंस को बताएं कि एक्चुअली महिला सशक्तिकरण होता क्या है? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत पॉपुलर शब्द है, फैशन की तरह आजकल यूज हो रहा है। चाहे किताबों की बात हो, चाहे फिल्मों की बात हो, चाहे किसी भी विमर्श में हो, तो उठा के रख देते हैं कि चलो वुमेन एम्पावरमेंट में बात करते हैं। खूब झंडा, खूब पोस्टर, खूब सारे नारे लगाए जाएंगे, तमाम बातें होंगी, लेकिन औरत की इज्जत एक सोसाइटी, एक आदमी कितनी कर रहा है, इस पर तवज्जो नहीं दी जाती है। मैं ऐसे कई तजुर्बों से गुजरी हूँ। मैंने हमेशा हर साक्षात्कार में इंडिविजुअली कहा है, पैनलिस्ट रही हूँ उसमें भी मैंने कहा है कि मैं हमेशा तजुर्बे पर बोलती हूँ। मैं पहले तजुर्बा होता है मैं उस पर बोलती हूँ, अदरवाइज मैं सिर्फ पढ़ के नहीं बोलती। ऐसे कई बार हुआ है कि मैं किसी पैनल पर बैठी हूँ, वहां जो हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मेल हैं वहीं से फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ कहाँ है वुमेन एम्पावरमेंट की रिस्पेक्ट और वुमेन कहाँ है यहाँ पर, है ना? तो सबसे पहले मेरे लिहाज से परिभाषा जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट है वुमेन आइडेंटिफिकेशन। हम अपने आप को पहचाने। हम सदियों से, जमानों से, भाई फलाना की बेटी है, फलाना की बहन है, फलाना की बीबी है, फलाना की माँ है, नहीं, इसके सिवा हमारा अपना एक नाम है, हमारा अपना एक काम है, हमारा अपना एक परिचय है, हम एक जान है, हम हमारी सांस लेते हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी हसरतें हैं, हमारी भी कुछ छोटी सी एक इस दुनिया है जिसमें हम रहना चाहते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट सबसे पहले मैं कहती हूँ वुमेन आइडेंटिफिकेशन है, हमारी अपनी पहचान है, हमारा अपना अस्तित्व है। हम भी हाड़ मास के बने हुए, हमारे पास भी दिल है, हमारे पास भी दिमाग है। सिर्फ जो हमारे लोग कहते रहे वही कि हमारे बाप ने ये कहा है, हमारे आदमी ने ये कहा है, हमारे बच्चों ने ये कहा है तो हम ये हैं, नहीं। हम अपने आप में भी पूछें, हम ये चाहते हैं, हम तलत महमूद का गाना सुनना चाहते हैं, हम केके को बहुत पसंद करते हैं, हमारी अपनी क्या पहचान है, ये है मेन रूप से वुमेन एम्पावरमेंट। अब आप इसमें दूसरा सवाल जो जोड़ रही हैं कि लैंगिक असमानता कितना इससे डिफर करती है। क्योंकि सोसाइटी में ये दो लोग हैं, दोनों को हम बराबरी से लेकर चलेंगे तब दोनों की आइडेंटिफिकेशन, दोनों का पावर, दोनों का अस्तित्व साथ साथ चलेगा। मैं इस तरफ से नहीं हूँ, मैं इस लिहाज से, इस मर्तबे से, इस ओहदे से नहीं बोलती हूँ कि हम वुमेन बहुत एम्पावर्ड हो जाएं और हम मेल को डोमिनेट करें, नहीं। आप साथ चलिए,
आप साथी बनकर चलिए, ना हम आपको डोमिनेट करें ना आप हमें सप्रेस कीजिए। आप हमारी आइडेंटिफिकेशन जो सोसाइटी में, इसे डिस्ट्रॉय मत कीजिए, स्पॉइल मत कीजिए, हमें भी जिंदा रहने दीजिए। मेरे व्यक्तिगत तजुर्बे निजी जीवन में बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत कम दिनों का साथ रहा है। जैसा कि आपने परिचय में कहा, उपेंद्र नाथ अश्क साहब मेरे फादर इन लॉ रहे हैं, तो उनके बेटे थे। ये इस मामले में मैं भाग्यशाली महिलाओं में से रही हूँ कि उन्होंने वुमन का, मैंने इस पूरे ब्रह्मांड में कोई औरत का सबसे ज्यादा सम्मान कोई करता है तो मैंने इसी व्यक्ति को देखा था। भले ही वो मेरे साथ 2 साल जीवन में रहे, फिर वो नहीं रहे, 8 साल हो गए उनको गए हुए इस दुनिया से, 2 साल का ही साथ था। तो ये है। और पिताजी ने भी, अगर अश्क यहाँ से बातें करें तो वुमन के लिए बहुत संजीदगी से उन्होंने कलम चलाई है और वास्तविक जीवन में भी उन्होंने बहुत सम्मान दिया है। तो अगर सीधा सीधा एक लाइन में पूछो तो वुमन एम्पावरमेंट इज द वुमन आइडेंटिफिकेशन। औरत की अपनी पहचान ही औरत का पावरफुल होना, एम्पावरमेंट सशक्तिकरण है। इतना सा मेरा जवाब है। थैंक यू सो मच भूमिका मैम। तो मोमिता मैम, आपकी क्या विचार है इस विषय पर? देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 शब्द है। एक है जैसे आपने कहा जेंडर इक्वालिटी, और दूसरा है वुमेन एम्पावरमेंट। तो मुझे जो लगता है, हम सबका गोल जेंडर इक्वालिटी ही होना चाहिए, लैंगिक समानता जो है। अगर हम किसी एक, जैसे कि भूमिका मैम ने भी कहा है, एक लिंग को ज्यादा ऊपर चढ़ाते हैं तो दूसरे को के लिए लाजमी हो जाता है कि वो लेफ्ट आउट फील करे। ठीक है, अभी जैसे वर्चस्व मान लीजिए, अगर पुरुष प्रधान समाज का है और महिलाएं समझती हैं कि हम लोग बहुत, महिलाओं को के साथ वो समान व्यवहार नहीं मिल पाता है, तो अगर हम इसका उल्टा करना शुरू करें तो बात घूम फिर के वहीं रह जाएगी। तो जरूरी ये है कि इंसान को इंसान के तौर पे, न कि लिंग के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई असमानता की जाए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मेरी व्यक्तिगत वो है। और जहां तक महिला सशक्तिकरण का मामला है, इसमें इसके कई घटक होते हैं। जैसे कि भूमिका मैम ने कहा है, एक तो है कि अपना मूल्य पहचाना। औरतों के लिए, महिलाओं के लिए चाहिए कि हम अपना जो सेल्फ वैल्यू है उसको हम पहचाने। इसके साथ ही और भी कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि महिलाओं को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। जैसे उनको एक ऑप्शन होना चाहिए, उनके पास चॉइस का ऑप्शन होना चाहिए। जैसे आजकल हम लोग कोई भी प्रोफेशन चुनते हैं तो उसके लिए हमें पहले से बता दिया जाता है कि अच्छा, लड़की है तो इनको टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना चाहिए, महिलाएं हैं तो उनको शिक्षक शिक्षिका ही बनना चाहिए। पर ऐसा नहीं, कई महिलाएं हो सकती है शायद उनको पायलट बनना पसंद है, प्लेन चलाना पसंद है, तो वो हमारे परिवार से वो हमें नहीं मिल पाता है जो सपोर्ट जो हम चाहते हैं कि नहीं, बेटी है, शादी करना है, घर बसाना है, तो आप टीचिंग लाइन पे जाओ। फिर मुझे भी ये सुनने को मिला था, कभी टीचिंग लाइन पे जाओ तो सारे टीचिंग और घर चलाना दोनों साथ में एक साथ आप कर सकते हो आसानी से। तो ये ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हमें खुद से अपने प्रोफेशन चूज करने का हक होना चाहिए। ये मैं समझती हूँ बहुत जरूरी है। साथ ही संपत्ति का जो अधिकार है, जो होता है पिता की संपत्ति पे या पति के संपत्ति पे, अक्सर महिलाओं को हक नहीं मिलता है। तो दो लीगली ये अप्रूव्ड है कि महिलाएं भी समान अधिकारी है, लेकिन होता नहीं है व्यवहारिक तौर पे। तो मुझे लगता है लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हम समान हैं, तो हमें सब चीज में हमारा समान अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज बहुत अहम है महिला सशक्तिकरण के लिए मेरे ख्याल से, वो है कि महिलाओं का अपनी जीवन पे नियंत्रण होना चाहिए। मतलब वो क्या खाएं, क्या पहने। जैसे मैम ने कहा है, भूमिका मैम ने, कौन सा गाना सुने, तलत महमूद सुनना है उनको या के सुनना है, तो इसके लिए वो जो चॉइस है वो खुद से बनाए, कोई और ये तैयार करके न दे कि नहीं तुम महिला हो तो तुम्हें वही सुनना चाहिए, तुम दूसरी कुछ सुन नहीं सकती हो। तो ये सारी चीजें हमारे साथ नहीं होना चाहिए। अगर होती है तो हमें इसके खिलाफ आवाज होना चाहिए, उठाना चाहिए, या तो हमें जागरूक होना चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ। शुक्रिया और मैम। तो ईरा मैम, आपके क्या विचार है?
सबसे पहले एम्पावरमेंट तो तभी हो सकता है चाहे विमेन एम्पावरमेंट हो या मैन एम्पावरमेंट हो, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। आर्थिक आज़ादी बहुत ज़रूरी है। कि बाकी बातें तो दोनों अभी हमने सुनी अपने गेस्ट से। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आर्थिक आज़ादी, और उसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षा, आपके पास अच्छी शिक्षा हो, या आप कोई व्यवसाय भी कर रही हैं तो अब आर्थिक रूप से अगर आत्मनिर्भर होंगी कोई भी महिला, तभी वो अपने फैसले ले सकती है, तभी उसका पहला कदम विमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ेगा। ये अलग बात है कि आर्थिक रूप से आजाद होते हुए भी कई महिलाएं परिवार से या अपने पति से दबी होती हैं, या हर फैसले के लिए उनकी मोहर का इंतजार करती हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन आर्थिक आजादी पहला कदम है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। और मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। और इक्वेलिटी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जेंडर इक्वेलिटी इसलिए ऐसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे घरों से शुरू से ही जो है एक बच्चों को, लड़का और लड़की को जेंडर न्यूट्रल अपब्रिंगिंग दी जाए, उनको जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग दी जाए, तो एक बेहतर समाज तैयार होगा। मुझे लगता है कि अगर आज हम जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग पे ध्यान देते हैं तो अगले 15-20 साल में जो जनरेशन होगी वो बहुत अच्छी होगी, और औरतों के लिए भी बहुत सारी समस्याएं कम हो जाएंगी, क्योंकि औरतें एम्पावर्ड हो चुकी हैं, वो अपने हक को जानने लगी हैं। बहुत सारी औरतें इस चीज पे संघर्ष करते हुए, क्योंकि ये सदियों का संघर्ष है, ये 10 साल का 20 साल का नहीं है, इसे कई सदियां। क्योंकि एक समय था कि यूरोप और अमेरिका जैसी जगह पर भी, जो कि बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं आज के दौर में, उस समय 16वीं-17वीं शताब्दी में महिलाओं को वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। तो उन सब महिलाओं का, ये किसी एक देश के नहीं, ये पूरे दुनिया की महिलाओं का सामूहिक संघर्ष रहा है। और आज वो जो भी हमें आजादी मिली है तो हमारी पुरखियों की देन है। और अगर आज हम जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि ये हमारी सौगात होगी हमारे आने वाली जनरेशन को, कि उनके लिए दुनिया और ज्यादा खूबसूरत और बेहतर जगह बने। बस ये कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। तो एट लास्ट पूनम मैम, आप अपने विचार बताइए। हाँ, मेरे हिसाब से तो मैं ये मानती हूँ कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक आप भेदभाव का सामना करते रहेंगे, आप महिला सशक्तिकरण की बात ही नहीं कर सकते। बचपन से ही एक हम लोगों को लड़के लड़कियों के पालन पोषण में ही फर्क किया जाता है। तो आप मन से जब आप सशक्त नहीं होंगे तो आप तन से नहीं हो पाएंगे, तन से सशक्त नहीं होंगे तो आप धन से भी नहीं हो पाएंगे। तो तन मन धन से सशक्तिकरण होगा, वही महिला का मुझे लगता है कि सही मायने में सशक्तिकरण होगा। और सशक्तिकरण का होना ही महिला की अपना स्वयं का उसका विकास है, क्योंकि और उसका विकास होगा तो समाज का विकास होता है। तो हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर ये बचपन से और बहुत माइनर लेवल पे ये चला आ रहा है। जो जैसे कि भूमिका मैम है शायद, वो बता रही थी कि हम तजुर्बे की बात करते हैं, तो हम भी अपने तजुर्बे की बात करते हैं। हम लोगों की उम्र भी अब 55 साल हो गई है, तो हमने बचपन से जो देखा है और जो आस पास और अभी तक भी देख रहे हैं, हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बदलाव आया है। और क्यों नहीं आया है, ये बहुत अजीब सी बात है कि वो अभी तक क्यों नहीं आ पा रहा है। तन मन धन का विकास महिलाओं में अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मेरे लिए तन मन धन का विकास होना महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उपाय है। मैं तो बहुत छोटी सी बात कहूंगी। तन धन। ओके, तो हमने अभी समझा कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है, बट लेकिन अब आज की दुनिया में महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना क्यों जरूरी हो गया है? तो ईरा मैम मुझे लगता है बेहतर दुनिया के लिए एक संतुलन बहुत जरूरी है। तो ये आज की या पुराने जमाने की बात नहीं है, ये फ्यूचर की बात नहीं है, ये बात है कि अगर संतुलन होगा तभी एक बेहतर समाज होगा, बेहतर सृष्टि होगी। क्योंकि एक सप्रेस है और एक उसे दबा रहा है, एक उसे रूल कर रहा है, तो वो कभी भी एक सुखद स्थिति नहीं कही जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि लड़कियां और महिलाएं हैं वो अपने हकों को समझें और उनके
जो पार्टनर्स हैं, जो उनकी फैमिली के आदमी हैं, वो भी इस चीज को समझें कि स्त्री भी उनके बराबर की ही मनुष्य है, उतनी ही इंसान है और कुदरत ने उसको उतने ही हक दिए हैं। और ये अलग बात है कि जो पैट्रियार्की की, जो पुरुष सत्ता की जो बेड़ियां हैं, उन्होंने इतना जकड़ रखा है, वो सदियों से इतना सप्रेशन सहा है कि एक जो होता है मेंटल गुलामी जो है, दिमागी गुलामी, वो महिलाओं के डीएनए में ही शामिल हो गई है एक तरह से। उन्हें हमेशा ये लगता है ज्यादातर को कि अगर मेरे परिवार मुझे अलाउ कर रहा है या मेरे पति ने मुझे परमिशन दे दी, वो लोग बहुत अच्छे हैं, तो मुझे इस बात से एतराज रहता है कि परमिशन देने वाला कोई नहीं है, आपको खुद अपना हक हासिल करना है। कभी पति तो मतलब कोई परमिशन मांगने का मतलब ही ये है कि एक हायर लेवल पे है और एक लोअर लेवल पे है, तो यहीं से गुलामी की शुरुआत है कि आप अगर परमिशन मांग रहे हैं। जब आप बच्चे होते हैं, पेरेंट्स के अधीन होते हैं, वो परमिशन एक अलग चीज है, क्योंकि पेरेंट्स हमारा अच्छा बुरा जानते हैं, समझते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। लेकिन एक उम्र के बाद, 18 के बाद, जब आपने पढ़ाई कर ली, आप किसी स्टेबल कैरियर में है, तो वो आपको पूरा राइट है कि आप अपने लिए अपने फैसले ले सकें। इसलिए ये तो हर युग की डिमांड है कि महिलाओं को एम्पावर्ड होना चाहिए और इक्वलिटी होनी चाहिए, ताकि वो बेहतर तरीके से अपने आप को समझ सकें। आप केवल इस बात को मैं एलिब्रेट करना चाहूंगी कि अगर आप केवल यहाँ पे शादी करके बच्चे पालने और घर चलाने, कुकिंग करने, घर की साफ सफाई करने ही नहीं आई हैं, उसके बाद क्या होता है कि एक महिला ये सब करती है, उसके बाद उसकी जाने के बाद एक तस्वीर रह जाती है दीवार पे और फैमिली की जनरेशन तक रहे, अभी वो भुला दी जाए। लेकिन अगर उस महिला को पूरी आजादी मिलती है, वो जो काम करने आई है, क्योंकि हम सब किसी उद्देश्य के लिए ही इस दुनिया में आए हैं, ये अलग बात है कि हम उसे खोज पाते हैं या नहीं, तो वो कुछ काम करती है, अपनी जिंदगी अपने तरीके से खुश होकर जीती है, और हो सकता है वो कुछ बड़ा अचीवमेंट कर जाए तो सदियों तक उसको याद रखा जाएगा। तो मुझे लगता है अपनी ये पहचान पाने का और हासिल करने का हक हर महिला को है, इसीलिए इक्वालिटी बहुत जरूरी है उनकी खुशहाली के लिए भी। क्योंकि ज्यादातर महिलाएं पूरी दुनिया में देखें तो पैट्रियार्की है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, लेकिन है। मुस्लिम कंट्रीज जो है जहाँ बहुत ज्यादा है, जहाँ कई ऐसे कानून है कि आप किसी पुरुष साथी के बगैर आप बाहर नहीं निकल सकती, आप अकेले शॉपिंग पे नहीं जा सकती, आप कार ड्राइव कर रही हैं तब भी आपके साथ कोई होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो हमेशा महिलाओं को पीछे हाशिए पे धकेलती रही हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि चाहे कोई महिला बहुत बड़ा काम करे, चाहे मैं कहती हूँ एक हाउस वाइफ हो, घर में ही अपना काम करती हो, क्योंकि हाउस वाइफ होना भी बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत थैंकलेस जॉब है वो। मैंने अक्सर बहुत अच्छे पढ़े लिखे पतियों को अपनी पत्नियों से बोलते हुए कहा है कि तुम दिन भर घर पर क्या करती हो, तो इसका मतलब यही है कि वो एक थैंकलेस जॉब है, एक घर संभालना भी जिम्मेदारी है। तो महिला अगर एम्पावर्ड होगी तो वो समझ पाएगी अपने हक को, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी, भले वो एक डॉक्टर हो या एक सिंपल हाउस वाइफ हो, चाहे वो दुनिया में कोई बड़ा काम करे ना करे, लेकिन वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे और अपनी सहूलियत और अपनी मर्जी के मुताबिक जी पाएगी। उसे ये ना सुनना पड़े किसी से भी कि तुम करती क्या हो। तो इसलिए इक्वालिटी और अच्छे समाज के लिए जरूरी है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हुई रमा। तो भूमिका मैम आप भी बोल दीजिए। ममिता जी, शुक्रिया आपको सबसे पहले मुझे अपना चांस देने के लिए। और पूनम मैम, मैं आपसे कहूंगी, मैं तजुर्बे की बात इसलिए कही थी, मैं आप लोगों से बहुत कम तजुर्बा रखती हूँ, तब भी तजुर्बा बटोर के बात कर रही हूँ, आप लोग बहुत सीनियर है। और अब इस बात को ये कहूंगी, जैसे इन्होंने कहा कि धन अगर अपनी आर्थिक स्वतंत्रता है तो औरत स्वतंत्र है, और वो सशक्तिकरण भी उसका है और वो मजबूत भी है। ऐसा नहीं है, जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं है। आप समझिए, बहुत सारी महिलाएं, मैं दिल्ली शहर में रह रही हूँ पिछले 15 साल से, मैं इलाहाबाद से आई हुई हूँ, मेरा मूल शहर इलाहाबाद है, जैसे कि आप हैं शायद राजस्थान की किसी जगह से आप बॉम्बे गई हुई हैं, मैं पर्टिकुलर आपके लिए कह रही हूँ कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने पर भी स्त्री सशक्त नहीं है। उसकी भूमिका जी, मैंने कहा कि ये पहला कदम है, आर्थिक सशक्तिकरण पहला कदम है एम्पावरमेंट की तरफ, जो आपने मैंने ये नहीं बोला कि वो स्वतंत्र हैं इस बारे में, पर पहला कदम जरूर है ये। आप ना इंटरप्ट ना करें, जब आपका टर्न आए आपकी मैं पूरी बात सुनूंगी, मैंने सुनी है, ठीक है?
हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि उस पर भी जो आर्थिक रूप से सक्षम और आर्थिक रूप से पूरी स्वतंत्र समर्थ महिलाएं हैं, जो पूरे परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, उनकी तनख्वाहों पर भी सास का या पति का पूरा पूरा अधिकार मैंने देखा है। दिल्ली जैसे शहरों में, बॉम्बे जैसे शहरों में, अमेरिका शिकागो में, जहां मैं पर्टिकुलर जानती हूँ, उन शहरों पर भी मैंने देखा है। हाँ, पहला कदम हो सकता है, तो पहला कदम आर्थिक संपन्नता नहीं, शिक्षा है। पहला कदम शिक्षा है, आर्थिक उसके बाद आएगा। सबसे पहले आपका दिमाग खुलना चाहिए, आपको बिल्कुल। पढ़ाई करनी चाहिए कि कहाँ किस देश में कहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद आप आर्थिक रूप से सक्षम होंगी। और मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आप सबों को दे रही हूँ, इंडिविजुअल तो हो गई आपसे बात। बहुत सी किसान महिलाएं जो किसान है या मजदूरी करती हैं खेतों में, ये आर्थिक रूप से समर्थ हैं और अपने परिवार को अपने दम पर चलाती हैं, और पूरे सशक्तिकरण की परिभाषा दिखाई देती है उनके व्यक्तित्व में। ऐसी भी महिलाएं हैं। यहाँ दिल्ली शहर में पत्रकार, बंबई में कई फिल्मकार, कई बुद्धिजीवियों को मैंने बहुत पराधीन देखा है, आर्थिक रूप से अत्यंत मजबूत होकर, शैक्षिक रूप से अत्यंत मजबूत होने के बाद भी। तो ये जो 3-4 शब्द हैं, ये जो 3 टर्मोलॉजीज हैं, बड़ी बड़ी ये जो टर्म्स हैं कि सशक्तिकरण है, ये शिक्षा जगत है, ये आर्थिक संपन्नता, आर्थिक आत्मनिर्भरता है, नहीं, ये सब अलग अलग हैं। लेकिन इन सब से महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने निर्णय को लेने में, अपने सही निर्णयों को लेने में कितनी समर्थ और कितनी सक्षम है, और कितना आप अपना चला पा रही हैं सही। क्योंकि आजकल स्त्रियां भी, क्योंकि ये सशक्तिकरण का और समानता का जमाना है, तो बहुत नकारात्मक चीजें भी देखने को हमारी दुनिया में मिल रही है। मैं इसमें जरूर ये बात कहूंगी, कुछ बड़े बड़े केसेस मैं रिफर कर सकती हूँ, कोट कर सकती हूँ कि अगर अपराधों की दुनिया में आदमी बहुत ज्यादा हावी थे कि बहुत बड़े बड़े अपराधी हैं, तो महिलाएं भी बहुत बड़ी बड़ी अपराधी निकल रही हैं। तो इस लहजे में नहीं कि भाई हम समर्थ हो गए, हम शिक्षा में ऊंचे हो गए तो हम अपराध भी उतने करने लगे। नो 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 नो, औरत की जिम्मेदारी, आप महात्मा गांधी का कोटेशन याद कीजिए, आप विवेकानंद का कोटेशन याद कीजिए। एक जगह कहा है कि अगर हम एक औरत को शिक्षित करते हैं तो हम पूरे समाज को शिक्षित कर रहे होते हैं। और वही विवेकानंद कह रहे होते हैं कि अगर आपको किसी भी सोसाइटी, किसी भी दुनिया, किसी भी देश की कोई भी चीज अगर आपको सांस्कृतिक, कलात्मक, शैक्षिक और अवेयरनेस देखनी है, तो आप वहां महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ का समाज, ये देश कैसा है ना। तो इस बात को हमें ज्यादा महत्व देना है। हमको औरत को पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। औरत किसी दूसरे परिवार में जो कि परिपाटी चली आ रही है, हालांकि घर जमाई भी बहुत सारे आजकल है, जमाना बहुत बदल गया है, औरतें पाल रही हैं आदमियों को, ये भी दुनिया देखने को हमें मिल रही है, इसी समाज में हम देख रहे हैं। तो ये है कि अगर आपने हमसे सवाल किया है कि औरतें पढ़ाना या औरतों को सशक्तिकरण करना उनका क्यों ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो समाज चलाती हैं और दोनों समान नहीं है। इस बात को हम 5 महिलाएं यहाँ बैठी हैं, ये 5 दुनिया से आई हुई लोग हैं, हमें अपनी अपनी पांचों दुनिया में ये पहुंचाना बहुत जरूरी है। हम पुरुषों से ज्यादा पावर रखते हैं, हम संतति चलाने का पावर रखते हैं, पुरुष अकेले संतति नहीं चला सकता है। हम स्पर्म उधार लेकर भी बच्चा पैदा कर सकते हैं, एक संतति बढ़ाएंगे, एक सोसाइटी देंगे, एक नई दुनिया कायम कर लेंगे। आप नहीं कर सकेंगे। आपको किराए की भी गोद चाहिए, आपको कोख चाहिए, फिर भी आपको कोख चाहिए। हम ज्यादा पावरफुल हैं। महिलाओं, अगर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है, तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवताओं ने, परमात्मा ने, अगर वो शक्ति कोई है, नैसर्गिक रूप से हमें ज्यादा पावर दिया है। हम आपको एक इसके कुछ बहुत बारीक से उदाहरण दे दें, कुछ डॉक्टरों से, तमाम, चूंकि हम लोग साहित्यकार हैं, दुनिया के हर तबके से हम संबंध रखते हैं, बातचीत होती है, इंटरेक्शन रहते हैं। वुमन जो औरतें हैं, मुझे डॉक्टर्स ने बताया, कैंसर की बीमारी से लड़ने में औरतें ज्यादा सक्षम है, आदमी हार जाते हैं। इसका मतलब विल पावर हमारे पास ज्यादा है, धैर्य, संयम, समर्थ हम ज्यादा हैं, आप कम हैं। तो आप अगर कम है, आप एक छोटी सी बात नोट कीजिएगा, कोई किसी को सप्रेस क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है ये हमसे ज्यादा काबिल है, वो इसलिए उसको सप्रेस करता है। जमाने से, सोसाइटी से, दशकों, सदियों से हमें दबाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि हम ज्यादा योग्य हैं, हम आपसे कम संसाधनों में ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन और ज्यादा क्रिएटिविटी दे सकते हैं। आप ये बात जानते हैं,
इसलिए आप हमें पीछे रखना चाहते हैं, इसलिए हमेशा दोयम वुमन है तो घर के अंदर है, पर्दा प्रथा। हालांकि पर्दा प्रथा का इतिहास कुछ और है कि वो मुगल आ गए हैं तब से हुआ है, पहले की औरतें ऐसी नहीं थी, ये एक दूसरा बहस का विषय है। लेकिन अगर आप फिर आपके सवाल पर मैं आऊं, जो आपने कहा कि वुमन को पढ़ाना, वुमन को सशक्त करना ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि वो पूरी एक सोसाइटी, एक सृष्टि रचने की ताकत रखती है और वो और आदमी से कहीं ज्यादा दमखम वाली चीज है, इसलिए। बहुत उम्दा भूमिका मैम, माँ की मान गए। तो मोमिता मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? यस मैम, बहुत बहुत बढ़िया भूमिका मैम। मैं तो सुन रही थी मुग्ध होके। एक नहीं दो दो मात्राएं नर से बढ़ के नारी, जो आपने कहा। हाँ बिल्कुल हाँ हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल और ये भी सोचने वाली बात है, जो आपने कहा कि हमें दबाया इसलिए जाता है क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं हम आगे ना बढ़ जाए उनसे। ये खुराक है सोच की, शायद इस बात पे सोचना चाहिए। तो प्रश्न पे आते हैं कि सशक्तिकरण की जरूरत क्यों है। तो इसके बारे में भी ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स आप लोग बता ही चुके हैं। जैसे एक तो शिक्षा हो गई, बहुत जरूरी है। एक है आपका आर्थिक आर्थिक या आर्थिक जो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस। हाँ, उसकी जरूरत है। और उससे भी जरूरी है कि जो आप कमा रहे हैं उस पे आपका अधिकार होना चाहिए। मतलब आप उसको कैसे खर्च करेंगे, आपको आपके ऊपर होना चाहिए, ना कि कोई दूसरा उस पे आके बताए आपको कि कैसे आपको क्या करना है। इसके अलावा मैं जो इसमें जोड़ना चाहती हूँ, मेन बातें हो ही चुकी है, दो चार पॉइंट जो छूट गया है मेरे ख्याल से, मैं बताना चाहूंगी। औरतें जो है वो इकाई होती है परिवार की। तो इसलिए औरतों का सशक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक औरत ही पूरा परिवार चलाती है। और आगे चल के भी समाज का विकास और देश का भी विकास अगर करनी है तो औरतों का सशक्त होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही औरतों के स्वास्थ्य का भी ध्यान होना चाहिए। एक हेल्दी औरत ही एक हेल्दी प्रजन्म आगे की पीढ़ी को ला सकती है। तो इसलिए वुमेन हेल्थ पे भी हमें बहुत काम करना चाहिए, ताकि पूरा जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो हेल्दी बने। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर औरत सेफ है, औरत की सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। सशक्तिकरण में ये भी पॉइंट ऐड होना चाहिए कि हर औरत सेफ फील करे, कहीं भी जाए वो, फैमिली के अंदर या घर के बाहर। तो उसका सेफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक औरत सेफ होगी, सेफली सब कुछ सोच पाएगी, तो ही वो आगे जाके अपना उसकी जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, वो उसको सही तरीके से बाहर ला पाएगी। और जो उसका जो योगदान होगा, वो जो योगदान दे सकती है फैमिली के प्रति भी, और उसी योगदान से समाज भी निर्मित होता है, देश का भी विकास होता है। तो इसलिए औरत का सेफ भी होना बहुत जरूरी है, और जो कि ये सशक्तिकरण का एक मेन मुद्दा मेरे ख्याल से होना चाहिए। इसके अलावा जेंडर इक्वेलिटी से जो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है वो भी खत्म होता है। क्योंकि अगर महिलाएं भी, जैसे कहा गया है कि महिलाएं हाउसवाइफ होती है, घर का काम करती है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं होती है, तो कहा जाता है कि आप क्या करते हो, दिन भर घर के काम करते हो। तो उसके साथ साथ भी अगर महिलाएं कर्म क्षेत्र में भी आए, कुछ उत्पादन भी करे, मतलब फाइनेंशियल उनका अगर आर्थिक रूप से वो संपन्न हुए, तो उससे फैमिली का जो इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी होगी उससे। और वो प्रोडक्शन जो है वो देश का भी प्रोडक्शन, उसमें भी आय में योगदान महिलाएं दे सकती है। तो उनको खाली घरेलू कामकाज में मेरे ख्याल से आबद करके रखना जरूरी नहीं है। चाहिए कि वो लोग भी उत्पादन में, प्रोडक्शन में, देश की इकोनॉमी में हिस्सा बने। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इन सब चीजों के लिए भी हमें औरत को अलाउ करना चाहिए। और एक और बात आई परमिशन की, बीच में किसी ने कहा था कि हाँ हमें परमिशन लेनी पड़ती है कुछ भी करने के लिए। उस पर भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि हमें परमिशन लेने की क्या जरूरत है। अगर हम अडल्ट है तो हमें तो संवैधानिक तौर से परमिशन मिला हुआ है, तो हम कुछ भी करना चाहते हैं तो क्यों हमें अपने घर की पुरुषों से पूछना पड़ता है कि हम ये करें, हमें ये करना चाहिए, या वो हमें क्यों बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये चीज भी औरत को एडुकेटेड होना चाहिए, और महिलाओं को जानना चाहिए कि हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी
संविधान के हिसाब से पूरी तरह से स्वतंत्र है कोई भी प्रोफेशन को लेने में या कुछ भी करने के लिए। बस इतना ही मैं भी जोड़ना चाहूंगी। बहुत सो मच मोमिता मैम। सो आखिर पूनम मैम, आप क्या समझते हैं और सोचते हैं, प्लीज हमें बताइए। हाँ, मेरे हिसाब से लड़कियों को सशक्त होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक परिवार का निर्माण करती हैं और परिवार के निर्माण से ही समाज का निर्माण होता है। क्योंकि भूमिका मैम ने जो कहा कि क्योंकि उनकी शिक्षा पे बचपन से काम नहीं किया जाता। हमने भी देखा है, पूरा समय यही देखा है कि वो स्कूल नहीं जाती, लड़के स्कूल जाते हैं, वो डिमांड्स करते हैं, वो कुछ मांगती नहीं है और वो शुरू से वहीं पे उनके दिमाग का ना सप्रेस होना शुरू हो जाता है। तो वो जब तक अपने मन से अच्छा निर्णय नहीं कर सकती, वो शिक्षित होंगी, डिमांड करेंगी तो उनकी इच्छाएं आकांक्षाएं प्रसार लेंगी और प्रसार लेंगी तो समाज को खतरा होगा कि वो जैसा सब बोल रहे हैं कि वो दूसरे लोगों के ऊपर जाएंगी या मर्द सोचेंगे कि ये हमसे, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो आर्टिकल 15 में दिखाया गया था कि उनके रेप क्यों हुआ कि वो मजदूरी का 1.25 रुपया मांग रही थी जितने में हम लोग एक पानी की गिलास भी नहीं लेते। तो वो मांगना शुरू कर देंगी अगर उनको शिक्षित किया जाएगा। तो इसलिए उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है, तन से भी मन से भी। किताबी भाषा ना भी पढ़े तो भी उनके मन का फैलाव बहुत जरूरी है, उनको बताना बहुत जरूरी है घर में कि हाँ तुम क्या हो, कहाँ से आई हो, क्या तुम्हें चाहिए, क्या चीज तुमको ठीक लगती है। तो शुरू से उनका बुद्धि का प्रसार होगा और इसी तरह से उनका सशक्तिकरण होगा। तन से इसलिए मजबूत क्योंकि इतना रेप होता है, उनके साथ वायलेंस होता है, सड़क पे कहीं भी कोई भी छीटा खसीकस देता है। तो ये नहीं कि वो घूंसे-लात चलाती रहें, उससे उनकी विजन में बदलाव आएगा। वो दबी सहमी छुपी नहीं रहेंगी कि हम उधर से नहीं जा रहे, हम उधर से नहीं जा रहे, उधर तो कोई मार देगा, उधर तो कोई पकड़ लेगा, उधर तो कोई खींच लेगा, वो सब नहीं होगा। तो उनका एक संपूर्ण व्यक्तित्व के फैलाव के लिए और एक कॉन्फिडेंट व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उनका शिक्षित होना जरूरी है। और उसपे अभी तक मुझे नहीं लगता, बड़े शहरों की तो बात नहीं करती, जहां से मैं आती हूँ छोटी जगह से, अलीगढ़ अथौड़ी के आसपास से, वहां पे 40 साल से मैं निकली हुई हूँ, वहां 35 साल से अभी भी मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। अभी भी कि हाँ वो घर के काम काज सीख रही है और दूसरे शहर, छोटे शहर में कॉलेज नहीं है, लड़के को भेज दिया जाता है, वो अभी भी नहीं जा रही है वहां पे। तो बहुत बदलाव वहां पे नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव बहुत जरूरी है कि उनको शिक्षित होना जरूरी है बचपन से, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच पूनम मैम। तो आगे बढ़ते हुए मेरा तीसरा क्वेश्चन है, समाज और परिवार महिलाओं को सशक्त बनाने में एक अभिन्न अंग है। समाज और परिवार, ये आप सभी सहमत इस बात से? सकारात्मक दृष्टिकोण को मजबूत करने और हमारे समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच का जो एक गैप है, जो उनको खत्म करने के लिए हमें क्या चीजें करनी चाहिए कि जो पुरुष है और जो महिला है, बात हम महिला सशक्तिकरण की कर रहे हैं पर लेकिन अभी भी हम उनको एक समान नहीं रखते हैं, उनको अलग रखते हैं। वो एक गैप है, वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो हम ऐसे क्या कदम उठाए कि जो उनका जो इतनी गहरा गैप है उसको हम दोबारा ठीक कर पाए। मेरे ख्याल से लड़कियों से बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि वो लोग क्या चाहती है सबसे पहले। उसके बाद हम कर सकते हैं कि उनको जो सुविधाएं सबको मिलता है वो चीजें देना, जैसे इंटरनेट का मोबाइल फोन हो, ताकि वो बाहरी दुनिया से, बाहरी जो वर्ल्ड है उससे संपर्क बना सके, ताकि वो अपना जो क्षितिज है उसको विस्तृत कर सके। आगे की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है इनके जरिए। तो ये स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो बाल विवाह और जो सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है, इन सब चीजों पे रोक लगा देनी चाहिए। घर के अंदर या घर बाहर भी लड़कियों को जो
झेलना पड़ता है, जैसे रेप हुआ या कुछ ऐसी चीजें जिसके लिए मतलब उनको बहुत, मान लीजिए रेप की ही बात करती है, अगर कहीं होता है तो लड़कियों को कोसा जाता है कि तुम्हारी गलती थी, तुम उन विक्टिम शेमिंग जो होता है वो उनपे ज्यादा होता है। लेकिन ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि उनके मनोवृत्ति को भी देखना चाहिए कि जो जिसके साथ ऐसा होता है तो उनको कैसा फील होता है। साथ ही ये उनकी गलती तो नहीं होती है, फिर हम उनको क्यों कोसते हैं, है ना। जो करता है ये सब काम वो खुलेआम घूमता रहता है, उनको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जो औरत है, जो महिला है, जिसके साथ हादसा होता है, वही उनको घर पे बिठा दिया जाता है, उनको शेम किया जाता है। तो इस चीज को बिल्कुल भी मतलब बढ़ावा नहीं देना चाहिए, एडुकेट करना चाहिए गर्ल्स को कि नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे साथ एक एक्सीडेंट हुआ है, तुम भी नॉर्मल हो। उनको नॉर्मलाइज करना चाहिए मेरे ख्याल से, उनके रिहैबिलिटेशन की बात होनी चाहिए कि वो आगे क्या कर सके, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही वुमेन का जो वर्क है उसको प्रॉपर वैल्यू मिलना चाहिए। औरतें जो भी करती हैं वो नहीं, औरतों का काम है ऐसा कह के उनको मतलब छोटा नहीं करना चाहिए, और बताना चाहिए कि हाँ ठीक है, वो जो कर रही है उसका भी वैल्यू है, उसका भी इम्पोर्टेंस है। अगर घरेलू काम नहीं होते हैं तो घर कौन चलाएगा, है ना। घर के काम भी इम्पोर्टेंट है, तो उसका भी वैल्यू देना चाहिए। मेरे ख्याल से औरतों को डिसीजन मेकिंग पावर भी होना चाहिए औरतों के साथ। जैसे कि घर के कोई भी डिसीजन हो उसमें जो पुरुष है वही तय करते हैं कि क्या होगा, उसमें महिलाओं की राय नहीं पूछी जाती है। तो महिलाओं के साथ ये नहीं होना चाहिए, उनको भी डिसीजन बनाने का पावर उनके बिल्कुल। हाथ में भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और वो चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, या कोई घरेलू मुद्दा हो, किसी भी चीज पे औरतों को ये पावर मिलनी चाहिए। पावर टू ऑप्शन, जो चॉइस है उनका, जैसे पहले बोल चुकी हूँ, ऑप्शन होना चाहिए उनके पास, वेदर वो काम करना चाहती है, शादी करना चाहती है। शादी का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बाल विवाह का बहुत बड़ा मुद्दा है। जब औरतें कुछ बनना चाहती हैं उस समय उनको जबरदस्ती शादी उन पे थोप दिया जाता है। मैरिज मैरिज ऑप्शन होना चाहिए, मैरिज कंपल्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि औरतें पैदा ही होती है शादी करके बच्चे पालने के लिए, उनके खुद के अरमान भी हो सकते हैं। उनको ये भी हो सकता है कि वो चाहे वो कामकाजी महिला बने, तो ये ऑप्शन उनके साथ पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि माता पिता बोले कि हाँ शादी कर लो बेटा, वही आखिरी है, तुम्हारी लाइफ का वही एम है, ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और वायलेंस जो है औरतों के प्रति उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसके चलते हमारी जो महिलाएं जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती है, वहीं पे उलझी रह जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और साथ मिलके काम करना चाहिए। जो घरेलू जो काम है, घर के काम है, वो ऐसा नहीं कि खाली महिलाओं के काम है, पुरुषों को भी उसमें हाथ बटाना चाहिए। जैसे महिलाएं घर की आर्थिक व्यवस्था में हाथ बटाती है, तो वैसे ही पुरुषों को भी चाहिए कि वो महिलाओं की के साथ घरेलू कामकाज में, क्योंकि घर तो दोनों से बनता है, किसी एक का घर नहीं होता है, तो दोनों उसमें बराबर की हिस्सेदारी होते हैं। तो काम के भी हिस्से होने चाहिए कि दोनों बराबर रूप से जिम्मेदारियां उठाए। बस यही कुछ पॉइंट्स है जो मैं कहना चाहूंगी कि इसी तरीके से हम महिलाओं के और जो जेंडर का जो खाई है दोनों जेंडर के बीच में, पुरुष और महिला के, तो उसको हम कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भूमिका मैम फॉर कमिंग टुडे, और थैंक यू, मैंने बहुत सीखा आपसे। थैंक यू सो मच मैम, ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे आज बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। आप सबको सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हमें भी लगा। मौमिता, आपको सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बेटी को खूब प्यार दीजिएगा मेरी ओर से। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। बाय बाय। करना चाहूंगी, जो हिंदी भाषा जिसके लिए आज हम यहाँ आए हैं इस कार्यक्रम में, हिंदी भाषा क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, मतलब क्यों इतनी महत्वपूर्ण है हमारे भारत देश के लिए, और क्योंकि भारत की पहचान है। तो आपके क्या इस पर विचार है? मैं उत्तर भारतीय हूँ, तो मेरे लिए ये भाषा महत्वपूर्ण है। और पूरे भारत की भाषा में से इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दक्षिण में हिंदी नहीं बोली जाती, लेकिन मेजॉरिटी जो हिंदी बेल्ट है और जो हिंदी सिनेमा है उसके माध्यम से हिंदी काफी पॉपुलर हुई है, खासकर माने तो हिंदी गानों की वजह से। क्योंकि किसी भी जगह हो, लेकिन जो म्यूजिक है
तो हिंदी भाषा पे भी लोग उतने ही थिरकते हैं, हिंदी भाषा के गानों पे भी। और हिंदी को लेकर जो अभी न्यू जनरेशन में, खासकर नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ की मुख्यतः भाषा है हिंदी, यूपी, राजस्थान और ये जो भी अपने मध्य प्रदेश, लेकिन जो नई जनरेशन है और जब इंग्लिश को लेके ज्यादा हो गया है कि लोग हिंदी में बात करना या हिंदी मीडियम में पढ़ना उसे एक छोटी दृष्टि से देखते हैं, तो ये थोड़ा दुख की बात है, क्योंकि ये हमारी भाषा है जो हमने बचपन से अपने घरों में सुनी है और उसको हम बोलते हैं। हिंदी कभी अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरीके से हिंदी बोली जाती है, जैसे मुंबई में मुंबईकरण है हिंदी का, लेकिन वहां भी सामान्यतः हिंदी चलती है, हिंदी, मराठी या अंग्रेजी, ये 3 भाषाएं वहां चलती हैं। तो क्योंकि हिंदी लेखक होने के नाते और क्योंकि हिंदी से मैं अपनी आजीविका कमा रही हूँ और हिंदी में काम कर रही हूँ, हिंदी में लिख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर हिंदी को भी हम उतना प्रमोट करें और जो लोग हैं हिंदी को बोलने में शर्म महसूस ना करें, क्योंकि आपने देखा होगा एक बहुत कॉमन सी टेंडेंसी है कि जब लोग फ्लाइट में चढ़ते हैं तो वो इंग्लिश में बोलना चालू कर देते हैं, उससे पहले भले ही वो हिंदी में बोल रहे हो। तो ये एक टेंडेंसी है, उस चीज को सोचने की जरूरत है। दोनों भाषाएं हैं, मुझे लगता है कि भाषा खुद को व्यक्त करने का माध्यम है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उसका कोई ज्ञान से संबंध नहीं है। ये नहीं है कि जिसे इंग्लिश आती है वो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गया, या जिसे जो सिर्फ हिंदी बोल पाता है वो कम ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। ज्ञान का भाषा से संबंध नहीं है। और मैं तो यही कहूंगी हिंदी भाषी होने के नाते कि मैं हिंदी को बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उसको बोलने में फक्र महसूस होता है, क्योंकि वो मैं लिखती हूँ, उससे मेरी आजीविका है और मैं चाहती हूँ कि हिंदी लोग बोलें, बहुत दिल से बोलें, प्यार से बोलें, क्योंकि जब हमारे दिल टूटते हैं या प्यार में होते हैं तो जो कविताएं हम पढ़ते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं, या जो गाने और गजलें सुनते हैं हिंदी भाषा में, तो जब हम उस चीज से कनेक्ट करते हैं तो आम जिंदगी में बोलचाल की भाषा में या किसी अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में या 5 स्टार में हम जब जाते हैं तो हम तुरंत से इंग्लिश पे क्यों शिफ्ट हो जाते हैं। उस मानसिकता से निकलने की जरूरत है। बाकी भाषाएं दोनों बहुत अच्छी हैं, अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है क्योंकि वो हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट करती है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन उसकी वजह से हिंदी को कम आंकना ये मैं गलत मानती हूँ। और अच्छा लगा आप सभी से बात करके। फ्रंट लाइन मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे 3 बजे तक रहना था, कहीं जाना है, तो मैं आपको आज्ञा कहीं चाहूंगी आप लोगों से। आपको कहीं जाना है, इसलिए मैं आपको विदा देती हूँ अपनी ओर से। बाकी तो ज्योत्सना देंगी मंच की ओर से, कार्यभार धन्यवाद उन्हीं के भूमिका हाथ जी। में है। और आप राजस्थान की हैं, राजस्थान बहुत समृद्ध जगह है। और अगर आप कह रही हैं तो मैं आपको ये बताऊं, फ्लाइट्स में नमस्कार किया जा रहा है। आप कई फ्लाइट्स में देखिए नहीं नहीं, हिंदुस्तान फ्लाइट्स के में बिल्कुल अंदर, नमस्कार किया जा रहा है, मैं आम हाँ लोगों वो की बात कर रही नमस्कार हूँ। करते हैं। यहाँ सुनंदा पुष्कर, जहाँ उनकी तथाकथित हत्या कही गई है, जहाँ वो मृत पाई गई थी, यहाँ लीला होटल है, मेरे घर से बहुत पास है। यहाँ आप रिसेप्शन से लेके एक एक व्यक्ति जो वहाँ कर्मचारी है वो नमस्कार ही अभिवादन करता है। होटल चाणक्य में देखिए, ये 5 स्टार सारे हैं, 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, 7 स्टार भी है। दे आर ऑल सेइंग नमस्कार। क्या चाहिए हाँ भूमिका जी, महोदय, क्या मतलब चाहिए? मैं भी नीरज फ्लाइट में चोपड़ा, यात्राएं कर, लेकिन मैं पूरी कर दूं बात, मैं चलिए आप आपको बोल लीजिए, विदाई दे आपके दूं, मुझे विदाई देने का शब्द देने दीजिए, कहने दीजिए। नीरज चोपड़ा बिल्कुल आप बोलिए बोलिए। ओलंपिक गोल्ड लेकर आया है, लगातार उसके रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। वो उसने पत्रकार से भरी महफिल में कहा था कि आप पत्रकार साहब हमसे हिंदी में बात कीजिए, मैं हिंदुस्तान का आदमी हूँ। तो शर्मिंदगी अब नहीं रह गई है। जो शर्मिंदा हो रहे हैं वो खुद निम्नतर या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे हुए लोग हैं। हिंदी को बोलने में अमिताभ बच्चन और नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आ रही है, नीरज चोपड़ा को शर्म नहीं आ रही है, तो कहाँ किसको शर्म आ रही है? जो शर्मिंदा हो रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत परेशानियां हैं। हम व्यक्तिगत बिल्कुल परेशानियों को बिल्कुल। डिस्कस करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। आपको बहुत हाँ अभिवादन। मुझे राजस्थान बहुत धन्यवाद। पसंद है, मैं कभी आऊंगी जरूर, मुझे हाँ बहुत बिल्कुल पसंद है आइए। राजस्थान। भूमिका जी, मैं आपको बताऊं कि मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश में हुई है और मैं 5 स्टार में भी गई हूँ। अभिवादन से ज्यादा नमस्कार, उनके बाकी सब इंग्लिश ही होता है, ये अलग बात है। अभी नमस्कार तो बहुत कॉमन वर्ड है। दूसरी बात, जो आप नीरज चोपड़ा या किसी का उदाहरण दे रही हैं वो एक हाई रूट लेवल की बात है, लेकिन बेसिक लेवल पे जो रियलिटी है वो मैंने बताई।
दूसरा, निजी समस्याएं, जो सारी सामूहिक समस्याएं होती हैं वो निजी समस्याओं से ही शुरू होती हैं। तो जो हिंदी पब्लिशर है वो हिंदी राइटर को पैसा नहीं देना चाहता, लेकिन उसी काउंटर पार्ट उसका जो इंग्लिश है उसे पैसा मिलता है। लोग कहते हैं इंग्लिश में किताबें बिकती हैं, हिंदी में नहीं बिकती हैं, तो बहुत सारी समस्या है। तो आप इस तथ्य को सिर्फ खारिज नहीं कर सकती हैं अपने 3 उदाहरण देके। तो ये सब बातें मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लेकिन हिंदी डिस्कशन के रहा और मैं प्रकाशन आपसे फुल इंग्लिश माफी में ज्यादा चाहूंगी। रहे हैं, ये बात प्रकाशन ध्यान बहुत देने ज्यादा रहे हैं, लायक है। हाँ लेकिन हिंदी के जो राइटर हैं वो गरीबी में जी रहे हैं, और जो इंग्लिश हाँ, के ये राइटर ये हैं ये व्यक्तिगत पैसे बढ़ रहे बेईमानियां है, हैं। ये व्यक्तिगत करप्शन है, ये करप्शन का मामला है, ये भाषा की आड़ ली जा रही है, मामला ये करप्शन का है जी, है ना इरा? आप इस करप्शन का बात से मामला हो या असहमत नहीं एक होंगी, आप मेरी इस बात से असहमत नहीं होंगी कि ये मामला करप्शन का, बेईमानी का ज्यादा है, लालच और स्वार्थ का ज्यादा है, भाषा का नहीं है। जी। वो भाषा की आड़ ले रहे हैं, ये उनकी और दुष्चरित्रता ये दिखाई दे रही है। ये मानसिकता का है ये मैम, मानसिकता का है, निस्संदेह ये मानसिकता ये का है, मानसिकता का क्योंकि मामला हिंदी है। के प्रकाशन जी। इंग्लिश से ज्यादा खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं अगर बिक नहीं रहे हैं भाई? अगर हिंदी किताबें बिक नहीं रही हैं मैम तो ज्यादा बड़े अगर प्रकाशक छोटे सारे प्रकाशनों को क्यों खरीद रहा है? क्या बड़ा प्रकाशक मूर्ख है? क्या उसके मैं पास आपसे अतिरिक्त पैसा हाँ, है? मैं आपसे इस बारे में मैं आपसे शायद मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 किताबें लिख चुकी हूँ और बड़े पेंगुइन जैसे बड़े पब्लिकेशन से आई हूँ। लेकिन जो मैंने छोटे प्रकाशकों को देखा है और बहुत सारे राइटर को जो मैंने देखा है, तो वो पैसे देके अपनी किताबें छपवाते हैं, इसीलिए प्रकाशक बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग राइटर्स हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं और अपनी खुशी के लिए वो अपनी किताबें 15,000 20,000 रुपए देके छपवा रहे हैं, इसलिए प्रकाशक बढ़ रहे हैं। मैम इसके बहुत सारे रीजन हैं। फिलहाल मैं आज्ञा चाहूंगी और फिर सारे हम तो नहीं मुलाकात है, करते ठीक है, हैं। धन्यवाद। बिल्कुल आपको आज्ञा है, फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात नमस्कार। होगी। सो मच इरा मैम, ओके ज्योत्सना जी, आने के लिए और ओके गोयल मैम, धन्यवाद यहाँ आने के लिए और अपने जी, विचार हम थैंक यू। सबके साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। केवल 3 बचे जी। तीन अक्षर ओम में होता है और 3 बड़ी शुभ संख्या इस्लाम में भी कही जाती है, 3 सुन्नत मानते हैं, हम 3 ही बचे हैं। चलिए ज्योत्सना जी, अब आप चाहे जितने सवाल दागिए। मैं सिर्फ आखिरी प्रश्न करना चाहूंगी पूनम मैम से, क्योंकि सबसे ज्यादा उनको ही कम मौका मिला है बोलने का। तो मेरा ये प्रश्न पूनम मैम से है। तो एक महिला, हम सब महिलाएं, ठीक है, हम समाज में एक बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं सबको, चाहे वो समाज हो चाहे वो एक परिवार हो। तो हम अपने समाज में महिला सशक्तिकरण कैसे पहल करें, क्योंकि आप एक महिला खुद है पहले, तो इस सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वो पहल हम कैसे कर सकते हैं? पूनम मैम। ज्योत्सना, मैं तो एक लेखिका हूँ, तो मैं उसके जरिए ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहती हूँ। और मैं लिखती हूँ, और लिखने में मेरी रचनाओं में, या जैसे मैंने अंतराल लिखी, मैंने बचपन के बहुत छोटे छोटे मुद्दों को छुआ था, क्योंकि वो मेरे संस्मरण पर आधारित, बचपन के संस्मरण पर आधारित मेरी बुक थी। लेकिन मैंने उनमें भी बहुत गंभीर मुद्दों को छुआ था। और अभी मेरी एक अगली किताब आ रही है जो मेरी स्त्री जीवन पर आधारित शॉर्ट स्टोरी बुक है। उस पर मैं संपूर्ण स्त्री जीवन के संघर्ष का बयां करूंगी, बचपन से लेके वृद्धावस्था तक, या हर फील्ड में, ऑफिस, घर, या जहां भी वो रहती हैं। तो मेरा माध्यम ये है कि वो पढ़ें और उस चीज को जानें कि लिंग भेद क्या है और इसकी गहराई को समझें, ये कहाँ तक गहरे घुसा हुआ है। ये तो है मेरा काम। दूसरा काम है कि जो मेरा व्यक्तित्व है, मैं उसके नाते अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती हूँ, औरतों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि तुम क्या हो। अब छोटे मेड्स हैं या हेल्पर्स हैं, वो आते हैं रोज, रात को वो पिटती हैं, सुबह को वो काम पे चली आती हैं। तो मैं उनको भी जागरूक करने की कोशिश करती हूँ, और आगे भी कोशिश करूंगी कि मैं किसी बड़े मंच से स्त्री जीवन के संघर्षों को आगे ला पाऊं और उनमें कुछ सुधार कर पाऊं, और आगे भी कुछ ऐसा लिख पाऊं जिससे कि सब लोग पढ़ें और लाभान्वित हों। मैं लेखिका होने के नाते यही कर सकती हूँ। थैंक यू ज्योत्सना। थैंक यू सो मच पूनम मैम, थैंक यू सो मच भूमिका मैम।
मैं Thank you. आशा करती हूँ इस सेशन के थ्रू हमने बहुत लोगों तक अपनी बात पहुंचाई हो, महिला सशक्तिकरण के बारे में हम उनको उजागर किया हो, और हाँ, हिंदी लैंग्वेज और जो भाषा है उसके बारे में हमने उनको बताया हो कि कितनी ज्यादा हमारे लिए मायने रखती है। और यहाँ पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ज्योत्सना, हमको ये मंच देने। ज्योत्सना, मैं अपनी बात यहाँ खत्म करूंगी कि मातृभाषा हमारी हम सब लोगों की और राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो आज जो आपने टॉपिक उठाया है इसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड हैं। मातृ होना ही स्त्री यानी माता ही स्त्री होती है, और ऊपर से वो भाषा है हमारी हिंदी। तो आपने एक साथ दो तीरों को हिट किया है, और बहुत खूबसूरत आपका प्रोग्राम है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के, अपनी बातें शेयर करके। फिर मिलेंगे ज्योत्सना, मेनी थैंक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।